Hello class. Today we will study about respiration in organisms. So in this chapter we're going to learn about aerobic and anaerobic respiration. State and describe the respiratory structures in humans and other organisms. Describe and explain the breathing mechanism in humans and other organisms, and explain the process of respiration in plants. So let's start with the chapter. It is on page number 112 of your science book. We all consume food every day. Why do we need to eat food? We eat food to live and to get energy to perform various physical activities. देखो हम डेली खाना खाते हैं, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। भाई क्यों चाहिए हमें इतना खाना? क्यों चाहिए आप बताइए? यस, ऑफ कोर्स वी नीड फूड टू कैरी आउट आवर डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़। क्यों चाहिए हमें खाना? जिससे कि हम अपनी दिनचर्या की जो भी हम दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिले। The body also requires energy to perform other metabolic processes. In fact, the body requires energy even when we are fast asleep. तो ऐसा नहीं है जब हम जग रहे होते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं तब हमें एनर्जी चाहिए। इसके अलावा भी जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। What happens to the food consumed by us? It gets digested. What happens to the digested food? The digested food gets absorbed by the small intestine. कहाँ से मिलती है ये एनर्जी? खाने से। खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, भाई कैसे मिलती है? जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। जब जो हम खाना खाते हैं जब वो डाइजेस्ट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है। The digested food gets absorbed by the small intestine. How do we get energy from the food absorbed? We will find out the answer to these questions in this chapter. अब हम खाना खाते हैं ठीक है, पर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है, हमारी बॉडी किस तरीके से वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको एब्जॉर्ब करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और हमारी एक्टिविटीज़ करने में हमारी मदद करती है हमारी बॉडी। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आगे जाकर स्टडी करेंगे। So let's start with respiration. The food that is digested by our body contains glucose, which after absorption is transported to each cell of the body. तो देखो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो मदद करते हैं उस ग्लूकोज को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में। In the cells, glucose is oxidized in the presence of oxygen to release energy, water and carbon dioxide. ठीक है, ग्लूकोज हमारे सेल ने ग्लूकोज लिया और ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब होगा क्या सेल में? क्या होता है सेल में जिसकी वजह से ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है? होता है ऑक्सीडेशन। क्या होगा? क्या वर्ड बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज करता है। देखो 3 चीज़ें रिलीज करेगा, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने खाना खाया, हमारे सेल्स ने उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया और ग्लूकोज को किस में ब्रेक डाउन किया? एनर्जी में, जो हमें काम करने के लिए चाहिए। इसके अलावा वाटर और तीसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम बाहर छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स. तो ये जितना भी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, इसके बाद ऑक्सीडेशन का, उसके बाद एनर्जी रिलीज करने का, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसका दूसरा नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, इसीलिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ये आपको बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन भी दी हुई है। देखो ये रही, भाई ग्लूकोज है हमारे पास, जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमें मिल गई। जब ये दोनों मिले तो हमारे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जिससे हम अपने कामों को कर पाते हैं। अब 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन है और रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जस्ट इसके उल्टा है, यानी कि रेस्पिरेशन हो रहा हो पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, तो हम उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए इसको मैं आपको समझा के दिखाती हूँ। देखो रेस्पिरेशन, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब आपकी समझ में आया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन very little energy is released as glucose is broken down into lactic acid और alcohol, carbon dioxide and very less energy। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा वहाँ बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, पर जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है और रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें एनर्जी बहुत कम निकलती है। इसके अलावा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगा, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम एनर्जी। देखिए इसकी भी दी हुई है आपको इक्वेशन। ग्लूकोज हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ग्लूकोज में, लैक्टिक एसिड बन गया, एनर्जी बहुत कम। In humans, when a muscle undergoes extreme contraction due to vigorous exercise, anaerobic respiration takes place. The lactic acid released during anaerobic respiration begins to build up in cells, causing pain and irritation. जब कोई बहुत भारी भरकम काम कर लेते हैं, या कोई भारी वज़न उठा लेते हैं, या बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं, या काफ़ी टाइम तक हम कोई बहुत लंबी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, या तो ऐसी कंडीशन, या तो ऑक्सीजन बहुत कम हो या फिर बिल्कुल ना हो। इस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो जब हम बहुत तेज़ भागते हैं, बहुत तेज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो देखा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हाँफ जाते हैं। किस लिए लेते हैं? जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जा पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें इरिटेशन होगी, हमें दर्द होगा। The only way to remove this acid is to rest for a while and breathe in deeply to get extra oxygen। देखो सेम, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दौड़ते हैं, कई तो बेहोश तक हो जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं, भाई रुको, ग्लूकोज का पानी पियो और रेस्ट करो, लंबी लंबी सांसें लो। जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या बोलते हैं, लंबी सांस। लंबी सांस का मतलब है कि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, तो ग्लूकोज में रेस्पिरेशन होगा, भाई ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज, और हमें एनर्जी मिलेगी। इट हेल्प्स कन्वर्ट लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दस द पेन स्लोली सबसाइड्स। होगा क्या, देखो जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है जितनी जानी चाहिए, तो लैक्टिक एसिड बना। अब वो लैक्टिक एसिड कैसे खत्म होगा? वो लैक्टिक एसिड खत्म होगा जब आप लंबी लंबी सांसें लेंगे। जब लंबी सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। Anaerobic respiration also takes place in yeast. Yeast breaks down glucose into ethanol, carbon dioxide and a small amount of energy। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है वहाँ पर। ऐसी कंडीशन में जो ग्लूकोज होता है फूड में, वो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग एंड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। वो खमीर जो उठता है, देखा है खमीर उठता है, तो दैट इज फर्मेंटेशन। ग्लूकोज, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यीस्ट क्या बनाएगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी, जो कि बहुत कम अमाउंट में बनेगी। नाउ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज जो हम सांस ले रहे हैं, ओके, सांस ले रहे हैं, अंदर हवा जा रही है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। द एयर दैट वी ब्रीथ इन कंटेन्स ऑक्सीजन
दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको समझ में आया कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, उसका काम क्या है? रेस्पिरेशन कराना। भाई आप खाना खा लो और सांस ना लो तो क्या आपका खाना पचेगा? आप जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दिस ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। क्यों भाई? रेस्पिरेशन तब होगा जब ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन तब मिलेगी जब हम सांस लेंगे, यानी कि ब्रीद करेंगे। Do you now realize that breathing and respiration are related? Respiration is the process of breaking down of food to release food, to release energy. देखो, ये मैंने जस्ट आपको भी समझाया है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है जो हम खाना लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होना, जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होना, और एनर्जी को रिलीज करना। इसके अलावा ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जबकि ब्रीदिंग एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। बहुत ही देखो सिंपल चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। ईच ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन इनहेलेशन। अब हम बोलते हैं हम सांस ले रहे हैं, तो एक सांस लेने में सांस ली यानी इनहेल किया, सांस छोड़ दी यानी एक्सहेल कर दिया, ये आपका एक ब्रीथ साइकिल हो गया। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है? भाई एक बार सांस ली, एक बार सांस छोड़ी, ये तो हो गया आपकी एक साइकिल। अब एक मिनट में आप कितनी सांस लेते हो और कितनी सांस छोड़ते हो, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स यूज्ड इन ब्रीदिंग मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक बड़ी ही अच्छी सी एक्टिविटी है, चलिए इसको करके देखते हैं। टू कंपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। सो हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 बॉइलिंग ट्यूब्स। देखो ये बॉइलिंग ट्यूब्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 2। ओके, टी ट्यूब देखो, ये वाली जो टी ट्यूब है, ओके ये देखो ये वाली जो टी ट्यूब है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट डिलीवरी ट्यूब्स। तो देखो इसमें आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। मैं इसको आपको दोबारा से करके बताती हूँ। आपको पता होना चाहिए जब हम केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करें तो ऐसा ना हो आपके संग कि मैं मंगाऊँ कुछ और आप कुछ और मंगा के दें, ला के दें। इसलिए आप देखिए कि इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये हो गए आपके बॉइलिंग ट्यूब्स। ओके, ये वाली जो है, ये वाली मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ये वाली जो ट्यूब है ये आपकी हो गई टी ट्यूब, और ये हो गई आपकी छोटी छोटी ग्लास ट्यूब। ओके, डिलीवरी ट्यूब्स भी बोल सकते हैं ना। नाउ लाइम वाटर मतलब लाइम एंड वाटर मिक्सचर एंड टू होल्ड कॉक्स। कॉक्स का मतलब ये जो लगे होते हैं ना, ये देखो इसके माउथ पर जो लगे हुए हैं, टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर ये जो लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम कॉक्स। होल इसमें इसलिए जिससे कि आराम से आप इसमें ट्यूब को फिट कर पाओ। नाउ असेंबल द पार्ट्स एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। मैंने 2-3 बार इसको दिखा दिया, ये पूरा सेटअप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको सेटअप तैयार करना है। कवर द ओपनिंग सी विद योर माउथ। ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है आपको सी, आप अपनी बुक में भी देखिएगा सामने अगर आपके बुक हो तो, ये वाली जो सी ओपनिंग दिख रही है ये आपको जगह खाली छोड़नी है। ब्रीथ in gently through the mouth and look for a change in color of lime water in T1. Breathe out gently through the mouth and look for a change in color of lime water T2. अब क्या करना है आपको? सांस लेनी है एक बार, यहाँ ये जो सी वाला पॉइंट है इस पर मुंह रखकर एक बार सांस छोड़नी है और एक बार सांस लेनी है। और आपको कलर नोटिस करना है। जब आपने सांस छोड़ी, भाई आपने जब टेस्ट ट्यूब्स में सांस अपनी छोड़ी सी वाले पॉइंट पर मुंह रख के, तो टेस्ट ट्यूब का कलर क्या था, और जब आपने सांस खींची तब आपका टेस्ट ट्यूब का कलर क्या था। ऑब्जर्व क्या किया हमने? व्हेन यू ब्रीद आउट द लाइम वाटर इन ट्यूब T2 टर्न्स मिल्की। तो T2 में लाइम वाटर था, ओके, तो ये मिल्की हो गया। कैसा हो गया? मिल्की, यानी दूध जैसा कलर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब आप बोलेंगे मैम ये ऐसा क्यों हो गया? तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में आता है साइंस में, है ना। वैसे तो सारे ही एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो आपको डे टू डे भी पता होने चाहिए। आप कभी भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स उसका हिस्सा होते हैं, इसीलिए इनको मैं मेरी तरफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स तब कैरी आउट हो पाएंगे जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप समझेंगे। तो देखो जो लाइम वाटर होता है वो दूध जैसा हो जाता है अगर उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाए तो। ओके, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की इफ यू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। When you breathe in, fresh air is drawn into through opening A. It passes through lime water when you breathe out. The exhaled air passes through lime water in T2 and turns it milky. It shows that exhaled air contains considerable amount of carbon dioxide. इससे आपको क्या पता चला कि जो सांस आपने ली और उसके बाद सांस छोड़ी, तो जब आपने सांस छोड़ी तो लाइम वाटर मिल्की बन गया, यानी कि जो सांस आपने छोड़ी उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी तभी वो मिल्की हुआ। अगर कोई और एयर उसमें ज़्यादा होती तो वो नहीं होता मिल्की, जो लाइम वाटर था वो मिल्की नहीं होता, पर क्योंकि वो मिल्की हो गया यानी जो हम सांस छोड़ते हैं उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा हमारे लिए सांस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा खाना भी नहीं पचेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या क्या होता है, नेजल कैविटी, दिस जहाँ से आप सांस लेते हैं, फेरेनिक्स जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, देन वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारे के सारे जो आपके मैंने बताए हैं ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ स्पेस विद इन द चेस्ट कॉल्ड द थोरिक कैविटी। तो देखिए ज़रा, ये मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए आपकी नेज़ल कैविटी हो गई, ये आपकी नोज़ हो गई, ये वाली नोज़ जो हमें ऊपर दिख रही है ये आपकी नेज़ल कैविटी हो गई। देन ये एपिग्लॉटिस, फेरेनिक्स, ट्रैकिया, उसके बाद ये दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंकाई हो गए जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ये डाइफाग्राम, डाइफाग्राम ये वाला हिस्सा है जो कि हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है, अदरवाइज हमारे लंग्स ऐसे करके गिर जाते, तो हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है डाइफाग्राम। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। द वॉल्स ऑफ द थोरिक कैविटी आर सपोर्टेड बाय द रिब्स। द बेस ऑफ द कैविटी इज लाइक अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड द डाइफाग्राम। तो डाइफाग्राम हमने पढ़ा, ये बिल्कुल शीट जैसा होता है, मसल्स की शीट जैसा होता है जो कि हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है। We breathe through our nose, which consists of 2 nostrils. तो प्लीज़ इसके लिए मुझे लगता है कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नाक देखिए, मैं दिख रही हूँ कैमरे में तो ये देखिए कितने नॉस्ट्रल्स हैं, ऑफ कोर्स 2, आई एम नॉट एन एलियन। ओके, सो कितनी नॉस्ट्रल्स हैं मेरे, 2, आपके भी हैं। The air inhaled may contain dust, pollen grains and germs. As the inhaled air passes through the nostrils, it gets filtered through the hair lining of the nostrils. अब अपनी नाक में थोड़ा सा ऐसे रोशनी डालकर देखिएगा या किसी और की नोज़ में चेक करिएगा, इवन आपने फील भी किया होगा कि बहुत छोटे छोटे बाल टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होते हैं हमारी नाक को बचाने के लिए। आप कहेंगे कैसे मैम? तो देखो जो हम सांस लेते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसमें मिट्टी होती है, उसमें जर्म्स होते हैं। अगर ये जर्म्स और ये मिट्टी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी तो हमें बीमार कर देगी। अब भाई ये तो बाहर होने ही चाहिए, इसके लिए क्या होता है, हमारी ये जो हेयर्स होते हैं ये उस जर्म्स को, उस पोलन ग्रेन्स को, इसके अलावा आपके डस्ट को, इन सब को पकड़ के रखते हैं और अंदर जाने नहीं देते। द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स गेट ट्रैप्ड इन द नेजल हेयर। द नॉस्ट्रल्स कंटेन ब्लड वेसल्स। इसके अलावा हमारे नॉस्ट्रल्स में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। द वार्म ब्लड फ्लोइंग थ्रू दीज ब्लड वेसल्स वार्म्स द एयर। तो देखो जो हम सांस लेते हैं वो ठंडी होती है, तो हमारे जो ये जो नोज़ है इसके अंदर जो नर्व्स हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये क्या करता है, उस एयर को, जो ठंडी एयर हम ले रहे हैं उसे गर्म कर देता है। द सेल्स लाइनिंग द नॉस्ट्रल्स प्रोड्यूस म्यूकस। इसके अलावा जब हमें सर्दी हो जाती है तो निकलती है ना, म्यूकस निकलता है बहुत ज़्यादा, नाक निकलती है जिसे बोलते हैं। तो एक्चुअली वो जब सर्दी हो जाती है तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पर जब सर्दी भी हमें नहीं होती है तो भी आप फील करिएगा कि थोड़ा सा म्यूकस टाइप आपको गीली गीली नाक लगेगी जब आप यू कैन प्रिक योर नोज, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू शुड नॉट डू इट इन पब्लिक। तो पब्लिक में मत करिएगा, बस चुपके से यू कैन चेक योर नोज कि हाँ भाई म्यूकस है, थोड़ा थोड़ा स्टिकी आपको नज़र आएगा। दिस स्टिकी मटीरियल मॉइस्चन्स द एयर
इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रैपिंग जर्म्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, थोड़ा सा लगेगा ज़रूर भद्दा सा, पर चेक ज़रूर करिएगा। ये म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जर्म्स आते हैं और हमारे म्यूकस में चिपक जाते हैं। This is why you are advised to breathe through your nose and not through your mouth। तो ऐसा बोलते भी हैं घर पर भी, क्यों मुंह से सांस क्यों ले रहे हो ना, मुंह से सांस नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि मुंह में कोई हेयर्स नहीं है, अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो जर्म्स, पोलन ग्रेन्स, डस्ट सब चली जाएगी। कहते हैं नाक से सांस लो। क्यों भाई? भगवान ने, प्रकृति ने जब हमारी नाक बनाई है सांस के लिए, तो हम मुंह से सांस क्यों लें? हम नाक से सांस लेंगे क्योंकि इसी में बाल हैं और ये बाल हमें, बाल और म्यूकस बचाएंगे जर्म्स की एंट्री से। आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स द एयर एंटर्स द फेरेनिक्स। इसके बाद जब आपने सांस ले ली, आपके नॉस्ट्रल्स में चली गई, तो ये फेरेनिक्स में जाएगी। द रीजन वेयर द नेजल कैविटी एंड माउथ मीट द थ्रोट। देखो ये वाली नेजल कैविटी, ये फेरेनिक्स देख रहे हो, फेरेनिक्स जहाँ से ये हमारा ये विंड पाइप और ये जो ये वाला हिस्सा है ये जुड़ रहा है। द फेरेनिक्स इज द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज शेयर्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि फेरेनिक्स एक ऐसा हिस्सा है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं शेयर होता है। ये एक ऐसा हिस्सा है, देखो हर लंग्स डाइजेशन का हिस्सा नहीं है, रेस्पिरेशन का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ऐसे ही पेट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, पर फेरेनिक्स ऐसा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है। फ्रॉम हेयर 2 ट्यूब्स आर ओपन डाउनवर्ड। तो देखो यहाँ से 2 ट्यूब निकल गई, ओके, फेरेनिक्स से 2 ट्यूब निकली, वन फॉर फूड एंड द अदर फॉर एयर। यहाँ से 2 ट्यूब हो जाती हैं, एक जो आप खाना खाते हैं उसके लिए फूड पाइप, दूसरा जहाँ से आप सांस लेते हैं यानी कि विंड पाइप। द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया कंटेन्स लैरिंक्स ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं और आप सुन पाते हैं। फ्रॉम द लैरिंक्स एयर गोज डाउन द ट्रैकिया और विंड पाइप। लाइक द नोज द ट्रैकिया इज लाइंड विथ सेल्स विच रिलीज म्यूकस। तो जैसे हमारी नोज में म्यूकस होता है, ठीक इसी तरह ट्रैकिया में भी म्यूकस रिलीज होता है। द एयर कंटिन्यूज टू गेट मॉइस्टेंड in the trachea due to the mucus. If some foreign particles irritate the cells of the trachea, we cough or sneeze and the particles come out of the body into the air. इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी अगर हमारी बॉडी के अंदर या हमारी फूड पाइप में, सॉरी विंड पाइप में अगर कोई जर्म्स चले जाएं या फिर डस्ट चली जाए, पोलन ग्रेन्स चले जाएं, तो या तो हमें खांसी आती है। देखा जब बहुत गंदी सी एयर होती है तो हमें खांसी आती है, छींक आ जाती है जब ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो वो धूल, ये स्नीजिंग जो हुई, ये कफिंग हुई, ये एक्चुअली क्या करता है कि प्रेशर से हमारे जो गंदी चीज़ें चली गई हैं बॉडी में उसको बाहर निकालता है। खुल के छींकिए, स्नीजिंग इज अ गुड थिंग, ओके, इट प्यूरिफाइज योर बॉडी। द एंड ऑफ द ट्रैकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस लीड्स टू इट्स रिस्पेक्टिव लंग्स। ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। देखिए इसके बाद क्या होता है, ये देखो ये ट्यूब आ गई लंग्स के अंदर, ओके, सो ब्रोंकाई, और उसके बाद इसमें छोटे 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 ट्यूब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स एंड इन बबल शेप्ड एयर सैक्स कॉल्ड alveoli which resemble a bunch of grapes. Air from trachea enters the bronchi, then the bronchioles। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एयर ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में, एंड देन ब्रोंक्यूल्स में, followed by the alveoli. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries. The walls of the capillaries and the alveoli are very thin and gases can pass through easily. The capillaries absorb oxygen from the air in the alveoli and release carbon dioxide into the alveoli. Now how do we breathe? हम सांस लेते कैसे हैं, हम कैसे breathe करते हैं? Can you guess the number of times you breathe in a day? On an average, we breathe more than 20,000 times a day. तो कभी सांस गिन सकते हो आप? मुझे तो नहीं लगता। कम से कम अगर हम सोचें तो 20,000 से भी ज़्यादा बार हम सांस को लेते हैं एक दिन में। वी ब्रीथ ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीप एंड नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। तो देखो सांस तो हम हर समय लेते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं तो भी, हम सो रहे होते हैं तो भी हम सांस ले रहे होते हैं। While exercising, our body needs more oxygen, so the breathing rate gets faster. जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सांस की ज़रूरत पड़ेगी और आप तेज़ तेज़ सांस लेंगे। Breathing is controlled by the intercostal muscles between the ribs and the diaphragm at the base of the lungs.
नाउ इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेना. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन द डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स फ्लैट. तो सांस लेके देखो क्या होगा, डायफ्राम कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, जिससे कि आपके मसल्स अच्छे से फूल पाए और आप ज़्यादा सांस ले पाए. एट द सेम टाइम इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द रिब्स अपवर्ड. सांस लो क्या होगा, रिप अपवर्ड आ जाएंगी, है ना. चेस्ट में क्या होगा, चेस्ट फूल जाएगा ना. दिस इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज. भाई जब सांस ली, चेस्ट का साइज बढ़ा, क्या होगा, लंग्स का भी तो साइज बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर एयर भर गई. द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज. As the air pressure in the lungs decreases, air moves into the lungs through the air passage. Now exhalation, just इसका उल्टा प्रोसेस, यानी कि हमने सांस छोड़ी, सांस छोड़ने में डायफ्राम क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया. आपका जो चेस्ट जो फूल गया था वो भी कम हो गया. इसके अलावा आपके जो लंग्स थे उनका साइज छोटा हो गया, ओरिजिनल साइज का हो गया. दिस स्क्वीजेज एयर आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द एयर पैसेज. चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. ये एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप अच्छे से लाइन वाइज रीड कर लीजिएगा. मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिंट देती हूँ. बहुत इजी एक्टिविटी है, ये आप लोग आसानी से समझ जाएंगे. ये आपको इस तरीके से सेटअप करना है. ये वाई शेप का आपने ट्यूब लगा दिया इसमें, ओके. बेल जार ले लिया, ठीक है, स्मॉल बलून ले लिए और रबर की शीट ले ली. अब आप क्या करेंगे, सांस को लेंगे, यानी कि रोल ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीदिंग. तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ये डायफ्राम का सपोर्ट करे, ये डायफ्राम की तरह बिहेव करेगा इसमें. देखो जब आपने सांस ली तो क्या हुआ, ये खिंच गया ना, बिल्कुल देखो नीचे की तरफ हो गया, ठीक है. और जब आपने सांस छोड़ दी ये रिलैक्स हो गया. और जो आपके लंग्स थे, ये जो दो बलून है ये लंग्स दिखा रहे हैं, ओके. इन दो बलून्स का मतलब है आपके दो लंग्स. तो जब ये नीचे की तरफ आया यानी कि लंग्स बड़े हुए, आपने एयर ली, लंग्स भर गए एयर से. जब आपने इसको ऊपर कर दिया तो हवा निकल गई, लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए, ओके. बहुत इजी सी एक्टिविटी है, इसको एक बार रीड करके देखिएगा. नो ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. देखो जैसे न्यूट्रिशन लेने का तरीका हर एनिमल का अलग होता है, खाने का तरीका अलग होता है, फूड इनटेक करने का तरीका अलग होता है. किसी को घास चाहिए तो किसी को माउस चाहिए खाने के लिए. तो जब खाना पीना अलग है, रहना सहना अलग है, तो ब्रीदिंग भी अलग है. हर जानवर का ब्रीद करने का तरीका अलग अलग होता है, ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. Vertebrates dwelling on land such as lions, cows, elephants, cats and dogs have lungs as respiratory organs. तो अगर हम एलिफेंट्स, काउज, कैट्स की बात करें तो भाई इन सब के पास भी लंग्स हैं, बिल्कुल हमारी तरह रेस्पिरेशन के लिए. बट हाउ डू इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग्स एंड फिश ब्रीद. देखो ठीक है, काउस के पास लंग्स हैं, एलिफेंट्स के पास लंग्स हैं, पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स का क्या, जिनके पास कोई लंग्स नहीं है, उनको तो सांस लेनी है, फिर भी भाई लंग्स नहीं है तो क्या सांस नहीं लेंगे. तो चलिए देखते हैं कि जिनके पास लंग्स नहीं है, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके बॉडी में ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है लंग्स टाइप का जिससे वो सांस ले पाए, ब्रीद कर पाए. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस बॉडी पार्ट से ब्रीद करते हैं, ओके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकरोचेस की. ब्रीदिंग इन कॉकरोच. Insects such as cockroaches and houseflies have small openings called spiracles on the side of their body. तो अगर हम कॉकरोचेस की बात करें, हाउस फ्लाइज की बात करें, तो इनकी बॉडी पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ओके. इनकी बॉडी पर उनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स. These spiracles are connected to tubes called trachea. The trachea further branch into smaller tubes that are in contact with the body cells. The air enters through the spiracles and passes through trachea and their branches. तो देखिए इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले है ये आपका स्पाइरिकल. देखिए यहाँ से आपकी एयर गई अंदर, उसके बाद यहाँ पर ये एयर सैक है, इससे पहले ये आपके ट्रैकिया हो गए और फिर यहाँ पर आपकी एयर इस तरीके से यहाँ पर पहुँचती है, ओके. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द स्मॉलर ट्यूब्स. नाउ ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म्स. देखो कॉकरोचेस का सिस्टम आपको समझ में आया है, यहाँ पर इसका एक्सचेंज होता है, एयर यहाँ से गई, यहाँ तक फैली और यहाँ पर आपका गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है. वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. स्पाइरेकल, ट्रैकिया, एयर सैक. देखिए ऑक्सीजन गई अंदर तक गई, इसको मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑक्सीजन अंदर एंटर करी,
यहाँ तक होकर आई, ये पूरी गई और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर आ गई इन्हीं स्पाइरेकल्स से। नाउ ब्रीदिंग इन अर्थवर्म्स। Earthworms do not have a respiratory system. They have very thin and moist skin and can exchange gases and carbon dioxide directly through their skin. तो आपने अर्थवर्म्स देखे, केचुए जो लंबे लंबे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे और बहुत पतले पतले, उनका खुद का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है प्रॉपर, जैसे हमारे लंग्स हैं या हमारा नोज़ है, इस टाइप के कोई ऑर्गन उनके पास नहीं होते, उनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। फिर भी एक्सचेंज तो करना है गैसेस का, ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। तो ये क्या करते हैं, अपनी स्किन को यूज़ करते हैं, यानी कि जो इनकी स्किन होती है ऊपर, जो आप कभी देखें ना अर्थवर्म तो देखिएगा बड़ा चिकना चिकना सा होता है, तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, जो ये स्किन होती है, इसी से ये अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नाउ ब्रीदिंग इन फिश। फिश को देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले? यस, गिल्स। Fish are found in water and have specialized structures called gills for breathing. These are richly supplied with blood capillaries. तो इनके जो gills होते हैं उनमें क्या होती हैं? Blood capillaries होती हैं. The gills are covered by a flap called operculum. When a fish opens its mouth, water enters the mouth and the operculum covering the gill closes. When the fish closes its mouth, the operculum opens, allowing fresh water rich in oxygen to cross the gills. अब आपने देखा होगा मछली का ना मुंह ऐसे ऐसे चलता रहता है और उसके साइड से एक फ्लैप टाइप का होता है, उसको बोलते हैं एपरकुलम. ओके, तो वो एपरकुलम खुलता बंद होता रहता है और उसका मुंह भी खुलता बंद होता रहता है. तो होता क्या है कि वो मुंह से पानी लेती है और वो पानी निकलता है उसके गिल्स से. As the water flows through the gills, exchange of gases takes place. अब आप कहोगे मैम गिल से सांस कैसे ली? तो जो उसने ऑक्सीजन रिच वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जो इसमें ऑक्सीजन थी, उसने मुंह से लिया, वो पास किया गिल्स से. अब गिल्स में क्या है? यस, ब्लड वेसल्स है. वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी. Oxygen from the water diffuses into the blood and carbon dioxide is given out into the water. This water rich in carbon dioxide moves out. तो उसमें से पानी गया और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पानी बाहर आ गया और वो निकल गया पानी, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए थी वो अंदर चली गई. Now breathing in frogs. तो बारिश के मौसम में बड़े उछलते कूदते से आपको जीव नजर आएंगे, उनको बोलते हैं हम फ्रॉग्स यानी कि मेढक. Frogs have 3 ways of breathing. They breathe through their skin, lungs and mouth. तो देखो ये तो सबसे मल्टी टैलेंटेड एनिमल निकला. ये स्किन से भी सांस ले सकता है, ये लंग्स से भी सांस ले सकता है, ये माउथ से भी सांस ले सकता है. So through the skin. Frogs have moist and slimy skin and a network of blood vessels is found throughout their skin. When oxygen passes through their skin, it enters into the blood. तो देखो इनकी जो स्किन होती है बहुत मॉइस्ट होती है, थोड़ी गीली गीली आपको दूर से ही दिखेगी. उस स्किन से ये सांस लेते हैं. जब एयर इनके बॉडी को क्रॉस करती है, जब इनकी बॉडी पर पड़ती है एयर, तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं. बट व्हेन द फ्रॉग इज इनसाइड द वाटर इट यूजेस इट्स स्किन टू रिस्पायर. नाउ थ्रू द लंग्स. भाई इनके पास हमारी तरह लंग्स भी होते हैं. फ्रॉग्स हैव पेयर्ड सैक लाइक लंग्स. द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रॉग्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमंस. द फ्रॉग यूजेस इट्स थ्रोट टू पंप एयर इनटू द lungs. When frog draws air into the mouth through the nostrils, the throat moves down. आपने देखा होगा यहाँ से उसका गला ना ऐसे नीचे होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है. During exhalation, the nostrils close and the throat moves up. जब वो सांस बाहर निकालता है तो वो अंदर ले लेता है, जब सांस लेता है तो उसका ये जो गला वाला पोर्शन होता है ये भारी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी थ्रोट से सांस लेता है. Like humans, the frog has no ribs or diaphragm and its chest muscles are not involved in breathing. अब तीसरा, माउथ से यानी मुंह से भी सांस ले सकते हैं. The floor of the frog's mouth is raised or lowered and air moves in and out of the mouth through the nostrils. As the lining of the mouth is richly supplied with blood capillaries, oxygen diffuses into the blood and carbon dioxide is given out. तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ये मुंह से सांस लेते हैं. जो ऑक्सीजन होती है वो इनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो ब्लड कैपिलरीज है इनके मुंह में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी माउथ से रिलीज हो जाती है. नो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स को तो हम सांस लेते हुए नहीं देखते, पर यस
फिर भी वो रेस्पायर करते हैं। Like all living beings, plants also breathe. Plants take in and give out air through pores called stomata, present on the surface of their leaves. Stomata are also present in green stems. तो किससे सांस लेते हैं वो? Yes, बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनसे ये रेस्पायर करते हैं। लीव्स पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं जिससे वो रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा ग्रीन स्टेम्स पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। During respiration, plants take in oxygen and gives out carbon dioxide. Although respiration takes place all the time, the rate of photosynthesis during the day is much greater than the rate of respiration. Thus, the oxygen released by plants is much more than the oxygen consumed. बहुत ज़्यादा respiration होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ रिलीज करते हैं। During the night, photosynthesis does not take place due to the absence of sunlight. Therefore, only respiration takes place during the night. Plants therefore takes in oxygen and release only carbon dioxide. तो रात में क्या होता है? रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बिल्कुल हमारी तरह। यस, आप बोलेंगे नहीं मैम ऑक्सीजन। नहीं बेटा, रात को ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात को नहीं हो पाता है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है। The roots of a plant also need oxygen for respiration, which they obtain from the air spaces in the soil. Now respiration in seeds. आप बोलेंगे मैम बीज के अंदर, सीड के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होगा? तो बिल्कुल होता है भाई, सीड भी तो लिविंग थिंग है, तभी तो उसमें से पेड़ उगता है। It is not just the cells of the root and leaves which respire, but all parts of plants, including the seeds, respire. पत्तियां सांस लेती हैं, स्टेम सांस लेती हैं, ठीक इसी तरीके से एक सीड भी रेस्पायर करता है। In fact, dry seeds are dormant stages of living plants, as they contain a baby plant. The baby plant grows only when the seeds are provided with the right conditions, which include water, air and warmth of the sunlight. होता क्या है, देखो बीज बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, ना उसके अंदर प्लांट उगेगा, जब तक कि आप उसको फेवरेट कंडीशंस नहीं दोगे जो उसकी फेवरेट कंडीशन है। अब आप बोलोगे मैम सीड की क्या फेवरेट कंडीशन है? आप सीड को एक जार में बंद करके रख दो जहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जहाँ उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। सीड की फेवरेट कंडीशन है उसको पानी मिले, उसको मॉइस्चर मिले, उसको सनलाइट मिले, उसको सॉइल मिले, है ना, उसको एयर मिले, तभी वो प्लांट में कन्वर्ट डेवलप होगा। द जर्मिनेटिंग सीड्स हैव अ हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब भी कोई सीड जर्मिनेशन की स्टेट में होता है तो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है। द सीड्स यूज दिस एनर्जी रिलीज टू डेवलप द रूट्स एंड स्टेम। और ये जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, भाई हमारी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, हम खेलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक इसी तरीके से जब सीड रेस्पायर करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी से वो स्टेम ग्रो करता है, सीड रूट्स ग्रो करवाता है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको आप खुद करिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है कि क्या क्या आपको चाहिए जर्मिनेशन के लिए। देखिए थर्मोमीटर, वेट कॉटन लगा के बड़ा अच्छा सा सेटअप किया हुआ है, इसको आप लोग रीड करिएगा। Now we have completed with the chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on the WhatsApp group. Try to find out the answers of the questions. Question answers बहुत easy हैं इसके, देखिए ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। How is aerobic respiration different from anaerobic respiration? तो देखिए aerobic respiration वो respiration जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, anaerobic respiration जिसमें कि आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। हाउ डू अर्थवॉर्म्स रेस्पायर? अर्थवॉर्म्स कैसे रेस्पायर करते हैं, जस्ट अभी हमने किया है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? थ्रू विच स्ट्रक्चर्स डज एयर पास एज इट ट्रेवल्स थ्रू द लंग्स? बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स हम इतना अच्छे से डिटेल में चैप्टर कर चुके हैं कि आप आराम से इसको कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।